नमस्कार। आज हम हरियाणा कांग्रेस की जो अंदरूनी सियासत है उस पर मिले एक विश्लेषण की थोड़ी गहराई में उतर रहे हैं। हमारे पास जो स्रोत है उसका शीर्षक है कांग्रेस, हुड्डा दोषारोपण और भावुक राजनीति। और ये विश्लेषण पार्टी के भीतर जो कुछ चल रहा है उस पर काफी दिलचस्प रोशनी डालता है, समझने की कोशिश करता है कि पार्टी की मौजूदा स्थिति क्यों बनी हुई है। शुरुआती एक बहुत ही, आप कह सकती हैं, सटीक और सोचने पर मजबूर करने वाली लोक कथा से होती है। कहानी है गांव की एक ताई की जो हर मौत पर पहुंचकर खूब रोती थी। तो जब किसी ने पूछा भाई वो हर किसी के लिए इतना क्यों रोती है, तो गांव की एक बुजुर्ग महिला ने जवाब दिया, भाई या गांव नो रोवे से या तो अपने दुख न रोवे से। यानी ये दूसरों के दुख में नहीं, अपने ही किसी पुराने दर्द को याद करके रोती है। स्रोत का मानना है कि हरियाणा कांग्रेस की हालत भी कुछ ऐसी ही हो गई है। ये उपमा अपने आप में काफी कुछ कह जाती है। चलिए इसे और खोलते हैं। हाँ, ये उपमा राजनीतिक विश्लेषण के लिहाज से तो बहुत बहुत शक्तिशाली है। ये सीधे तौर पर इशारा करती है कि जब कोई समूह या संगठन वो बाहरी चुनौतियों का सामना करना है या अपने लक्ष्यों को साधने की बजाय अपनी अंदरूनी कलह में, अपने पुराने घावों में, आपसी दोषारोपण में ही उलझा रह जाता है, तो उसकी ऊर्जा वो गलत दिशा में खर्च होती है। वो बाहरी दुनिया से कट सा जाता है। और स्रोत इसी चश्मे से हरियाणा कांग्रेस की कार्यप्रणाली को देख रहा है। उसका तर्क यही है कि पार्टी बाहरी विफलताओं पर आत्ममंथन करने की बजाय अंदर ही अंदर अपने दुख रोने में लगी है, जैसा आपने कहा। और देखिए, ये स्थिति किसी भी संगठन के लिए खतरनाक हो सकती है, क्योंकि ये उसे वास्तविकता से दूर ले जाती है। ये जो अपने दुख रोने वाली बात है, इसका स्वरूप क्या है? जैसा कि स्रोत बता रहा है, विश्लेषण का एक मुख्य बिंदु ये निकल कर आता है कि हरियाणा कांग्रेस के भीतर हाल की लगभग हर नाकामी का ठीकरा वो एक ही व्यक्ति यानी पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर फोड़ने की एक प्रवृत्ति सी बन गई है। स्रोत बाकायदा गिनाता है, चाहे टिकट बंटवारे में कथित गड़बड़ी हो, चुनाव प्रचार का ठीक से न चलना हो, कुछ नेताओं का निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर खड़ा हो जाना हो, या फिर दूर दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव में NSUI की हार हो, हर मामले में उंगलियां हुड्डा की तरफ उठ रही हैं। ऐसा लग रहा है कि पार्टी के अंदर एक आसान बलि का बकरा ढूंढ लिया गया है। बिल्कुल। और स्रोत सिर्फ ये नहीं बता रहा कि दोषारोपण हो रहा है, बल्कि ये भी समझने की कोशिश कर रहा है कि ये क्यों हो रहा है। और विश्लेषण इसे पार्टी के संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत करने और आम जनता से सीधे जुड़ने के प्रयासों की कमी से जोड़ता है। हाँ, ये बात तो है। और स्रोत यहाँ एक दिलचस्प विरोधाभास भी उजागर करता है। वो कहता है कि जहां राष्ट्रीय स्तर पर आप देखिए, राहुल गांधी जैसे नेता वोट चोरी या ईवीएम में गड़बड़ी जैसे बाहरी या व्यवस्थागत मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करते दिखते हैं, वहीं हरियाणा की राज्य इकाई का फोकस वो आपसी खींचतान और जिसे स्रोत भावुक राजनीति कह रहा है उस पर ज्यादा है। ये विरोधाभास तो वाकई ध्यान देने लायक है। एक तरफ सिस्टम पर सवाल उठाए जा रहे हैं, दूसरी तरफ पार्टी के अंदर ही घमासान मचा हुआ है। क्या स्रोत इस बात पर कुछ कहता है कि इस अंदरूनी दोषारोपण का पार्टी के कार्यकर्ताओं और जो निचले स्तर के नेता हैं उन पर क्या असर पड़ता होगा? क्या इससे एक भ्रम की स्थिति नहीं बनती? स्रोत सीधे तौर पर कार्यकर्ताओं पर असर का उल्लेख तो नहीं करता, लेकिन इशारा बहुत स्पष्ट है। जब नेतृत्व का एक हिस्सा बाहरी ताकतों को दोष दे रहा हो और दूसरा हिस्सा अंदरूनी नेताओं पर, तो जाहिर है जमीनी कार्यकर्ता के लिए एक स्पष्ट दिशा तय करना मुश्किल हो जाता है। हाँ, कंफ्यूजन तो हो गई। और उसका मनोबल भी प्रभावित होता है। विश्लेषण का जोर इस बात पर है कि इस अंदरूनी कलह और दोषारोपण के कारण पार्टी उन वास्तविक कामों से विमुख हो रही है जो उसे असल में करने चाहिए, जैसे कि संगठन को गांव-गांव, बूथ-बूथ तक मजबूत करना, लोगों के मुद्दे उठाना और सरकार की नीतियों का प्रभावी विरोध करना। ये दोषारोपण जो है वो एक तरह का शॉर्टकट बन जाता है, जो मुश्किल लेकिन जरूरी काम से बचाता है। लेकिन एक सवाल ये भी उठता है कि क्या ये संभव नहीं कि हुड्डा पे जो आरोप लग रहे हैं उनमें कुछ हद तक सच्चाई भी हो? क्या स्रोत इस पहलू पर भी गौर करता है या उसका फोकस सिर्फ इस दोषारोपण की प्रवृत्ति पर ही है? ये एक महत्वपूर्ण सवाल है। देखिए, स्रोत का जो विश्लेषण है वो किसी विशेष आरोप की सत्यता या असत्यता की जांच नहीं कर रहा है। उसका मुख्य ध्यान उस पैटर्न पर है, उस संस्कृति पर है जो पार्टी के भीतर विकसित होती दिख रही है, जहां हर समस्या के समाधान के बजाय जिम्मेदार ठहराने के लिए एक चेहरा ढूंढ लिया जाता है। अच्छा,
विश्लेषण का तर्क ये है कि चाहे आरोप सही हो या गलत, लगातार केवल एक ही व्यक्ति पर निशाना साधने की ये रणनीति, ये पार्टी को सामूहिक जिम्मेदारी लेने और अपनी जो संरचनात्मक कमजोरियां हैं उनको दूर करने से रोक रही है। ये एक तरह से आप कह सकते हैं ध्यान भटकाने का काम कर रहा है असली मुद्दों से। समझ गई। तो ये सिर्फ व्यक्ति विशेष की बात नहीं, बल्कि पूरी कार्यशैली पर एक टिप्पणी है। और यहीं पर विश्लेषण का एक और अहम तर्क आता है कि राजनीति में सिर्फ रोने धोने या भावुक अपील करने से सत्ता हासिल नहीं होती। स्रोत बहुत साफ कहता है, रोने धोने से सत्ता नहीं मिलती। ये सुनने में तो एक सामान्य सी कहावत लगती है, लेकिन राजनीतिक संदर्भ में इसका क्या गहरा मतलब है? इसका गहरा मतलब ये है कि स्रोत के अनुसार हरियाणा कांग्रेस शायद सहानुभूति हासिल करने या अपनी विफलताओं के लिए बाहरी परिस्थितियों को दोष देने पर ज्यादा निर्भर कर रही है, बजाय इसके कि वो एक ठोस राजनीतिक रणनीति और मजबूत जमीनी संगठन के दम पर चुनाव जीतने का प्रयास करे। भावुक राजनीति का मतलब शायद यही है, मुद्दों, नीतियों और संगठन पर आधारित राजनीति के बजाय भावनात्मक अपीलों, शिकायतों और व्यक्तिगत निष्ठाओं पर ज्यादा जोर देना। विश्लेषण ये रेखांकित कर रहा है कि इस चुनावी सफलता के लिए सहानुभूति या भावनात्मक जुड़ाव शायद जरूरी हो सकता है, लेकिन ये पर्याप्त नहीं है। बिल्कुल। इसके लिए एक अनुशासित संगठन चाहिए, स्पष्ट राजनीतिक संदेश चाहिए, जनता के साथ निरंतर संवाद और जमीन पर लगातार मेहनत की जरूरत होती है। और स्रोत का मानना है कि पार्टी इस मूलभूत आवश्यकता से कहीं भटक गई है। तो ये जो भावुक राजनीति और दोषारोपण का कॉकटेल है, ये स्रोत के मुताबिक पार्टी को कहाँ ले जा रहा है? अगर यही रवैया जारी रहता है तो इसके क्या परिणाम हो सकते हैं? आगे क्या? विश्लेषण इस बारे में काफी स्पष्ट चेतावनी देता है। अगर हम इसे बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो स्रोत का मानना है कि इस रवैये के जारी रहने से पार्टी का भविष्य और भी धुंधला हो सकता है। पहला नतीजा तो जनता के विश्वास में और कमी आना है। हाँ, वो तो है। जब लोग देखते हैं कि पार्टी अंदरूनी झगड़ों में ही उलझी है और अपनी विफलताओं के लिए दूसरों को दोष दे रही है, तो उनका ये भरोसा कमजोर होता है कि ये पार्टी शासन करने या उनकी समस्याओं का समाधान करने में सक्षम है भी या नहीं। सही बात। दूसरा, ये पार्टी के संगठन को और कमजोर करता है। कार्यकर्ता हतोत्साहित होते हैं और नए लोग पार्टी से जुड़ने में हिचकिचाते हैं, और ये फिर से हमें उसी ताई वाली उपमा पर ले जाता है। हाँ, बिल्कुल। जैसे वो ताई अपने ही दुखों में खोई रहती थी, वैसे ही पार्टी अगर अपनी ही अंदरूनी समस्याओं और पुरानी हारों के मातम में डूबी रहेगी तो वो भविष्य की तैयारी कैसे करेगी? ये एक तरह का आत्मविनाशकारी चक्र बन सकता है। मतलब हार से दोषारोपण, फिर दोषारोपण से संगठन में और कमजोरी, और उस कमजोरी से फिर अगली हार की आशंका। ये एक दुष्चक्र है जिससे बाहर निकलना मुश्किल होता जा रहा है, ऐसा स्रोत का मानना है। हाँ बिल्कुल, स्रोत इसी दुष्चक्र को तोड़ने की जरूरत पर जोर दे रहा है। और ये विश्लेषण सिर्फ हरियाणा कांग्रेस के लिए ही प्रासंगिक नहीं है, बल्कि ये किसी भी राजनीतिक दल या संगठन के लिए एक सबक की तरह है जो मुश्किल दौर से गुजर रहा हो। जब फोकस समस्या के समाधान से हटकर दोष देने वाले को खोजने पर चला जाता है तो प्रगति रुक जाती है। सकारात्मक ऊर्जा नकारात्मकता में बदल जाती है। स्रोत का विश्लेषण एक तरह से पार्टी को आईना दिखा रहा है और कह रहा है कि उसे इस नकारात्मकता के जाल से बाहर निकलकर एक ज्यादा रचनात्मक और सकारात्मक दिशा अपनाने की जरूरत है। तो कुल मिलाकर इस विश्लेषण का सार क्या निकलता है, निचोड़ क्या है, स्रोत क्या सुझाव दे रहा है? देखिए, विश्लेषण का सार यही है कि हरियाणा कांग्रेस के लिए लगातार ये हुड्डा दोषी का राग अलापना और भावुक राजनीति का सहारा लेना ये एक आत्मघाती रणनीति साबित हो रही है। पार्टी को तत्काल इस दोषारोपण के चक्र से बाहर निकलना होगा और अपनी ऊर्जा ठोस कार्यवाही पर केंद्रित करनी होगी। इसका मतलब है जमीनी स्तर पर संगठन को फिर से खड़ा करना, कार्यकर्ताओं में नया जोश भरना। हाँ। और सबसे महत्वपूर्ण, जनता के वास्तविक मुद्दों को पहचानकर उन्हें जोर शोर से उठाना और उनके लिए संघर्ष करना। जब स्रोत जनता के वास्तविक मुद्दों या जमीन पर उतर संघर्ष की बात करता है तो क्या वो कोई खास उदाहरण देता है कि ये मुद्दे कौन से हो सकते हैं? हरियाणा के संदर्भ में इसका क्या मतलब हो सकता है? विश्लेषण सीधे तौर पर मुद्दों की कोई सूची तो नहीं देता, लेकिन जोर वास्तविक और जमीनी पर है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि बात उन समस्याओं की हो रही है जो आम आदमी के जीवन को सीधे प्रभावित करती हैं, जैसे कि बेरोजगारी है, महंगाई है, किसानों की समस्याएं हैं, कानून व्यवस्था का मुद्दा है,
शिक्षा, स्वास्थ्य हाँ, जो आम चिंताएं होती है। या स्थानीय स्तर पर बिजली, पानी, सड़क जैसी बुनियादी जरूरतें। संदेश ये है कि पार्टी को एयर कंडीशन्ड कमरों की राजनीति या सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस तक सीमित रहने के बजाय इन मुद्दों पर जनता के बीच जाना होगा, उनके संघर्षों में शामिल होना होगा और सरकार पर दबाव बनाना होगा। ये एक तरह से राजनीति की दिशा बदलने का आह्वान है, अंदरूनी कलह से ध्यान हटाकर बाहरी दुनिया और मतदाताओं की चिंताओं की ओर मोड़ने का। ये वाकई दिलचस्प है कि कैसे विश्लेषण सिर्फ समस्या बताकर नहीं रुक रहा, बल्कि एक तरह से समाधान की दिशा भी सुझा रहा है, भले ही सामान्य शब्दों में ही सही। और जिस तरह से पूरी बात को उस ताई वाली लोक कथा से जोड़ा गया है, वो भी काफी प्रभावी है। हाँ, ये लोक कथा या उपमा का इस्तेमाल ये संचार का एक बहुत शक्तिशाली तरीका है। ये जटिल राजनीतिक विचारों को भी आम लोगों की समझ के दायरे में ले आता है। अपने दुख न रोवेसा वाली बात शायद पार्टी के अंदर भी कई लोगों को सोचने पर मजबूर कर सकती है कि क्या उनकी ऊर्जा और ध्यान वास्तव में सही जगह पर लग रहा है या नहीं। बिल्कुल। ये सिर्फ एक बाहरी विश्लेषण नहीं है, बल्कि एक तरह से आत्मनिरीक्षण का बुलावा भी है। तो कुल मिलाके आज हमने जो चर्चा की वो हरियाणा कांग्रेस की मौजूदा चुनौतियों पर एक खास नजरिए को सामने रखती है। स्रोत का केंद्रीय संदेश साफ है, अंदरूनी दोषारोपण और भावुक अपीलों के चक्रव्यूह से निकलकर संगठनात्मक मजबूती और जमीनी मुद्दों पर आधारित ठोस राजनीतिक कार्यवाही ही पार्टी को फिर से खड़ा कर सकती है। और वो गांव की ताई वाली कहानी इस पूरी स्थिति का मर्म बखूबी बयान करती है। एकदम सही कहा। ये विश्लेषण एक चेतावनी भी देता है कि अगर मौजूदा ढर्रा जारी रहा तो पार्टी का आधार और भी सिकुड़ सकता है। साथ ही ये एक अवसर की ओर भी इशारा करता है कि अगर पार्टी नेतृत्व और कार्यकर्ता इस विश्लेषण से सबक लेकर आत्ममंथन करें और अपनी कार्यशैली में बदलाव लाएं, तो शायद स्थिति सुधर सकती है। उम्मीद तो यही की जानी चाहिए। लेकिन इसके लिए इच्छा शक्ति और सही दिशा की जरूरत होगी। बिल्कुल। आज की चर्चा इस बात को रेखांकित करती है कि किसी भी राजनीतिक संगठन की बाहरी सफलता या विफलता वो काफी हद तक उसकी अंदरूनी सेहत, उसकी एकजुटता और उसकी रणनीति पर निर्भर करती है। और यहीं से एक व्यापक सवाल भी उठता है जिस पर शायद आगे सोचा जा सकता है। हाँ, जब कोई राजनीतिक दल बड़ी विफलताओं का सामना करता है और अंदरूनी दोषारोपण हावी हो जाता है, जैसा कि इस विश्लेषण में बताया गया है हरियाणा कांग्रेस के संदर्भ में, तो उसे फिर से खड़ा करने के लिए किस तरह के नेतृत्व की जरूरत होती है? क्या एक ऐसा नेतृत्व चाहिए जो सख्ती से अनुशासन लागू करे और मतभेदों को शायद दबा दे, या फिर एक ऐसा नेतृत्व जो सबको साथ लेकर चलने, आम सहमति बनाने की कोशिश करे, भले ही उसमें ज्यादा समय लगे? ये दिलचस्प सवाल है। खासकर जब अंदरूनी गुटबाजी गहरी हो, तो इन दोनों रास्तों के अपने अपने जोखिम और फायदे हो सकते हैं। ये एक विचारणीय प्रश्न है जिसके बारे में श्रोता भी सोच सकते हैं।